YDSC में आपका पैटर्न आपको पता है, अल्टरनेट डार्क और ब्राइट फ्रिंजेस का बनता है। एक कोई जनरल पॉइंट P पर आपने S1 और S2 से जाने वाली दो वेव्स का पाथ डिफरेंस निकाला था। वो पाथ डिफरेंस बता दें एक बार कितना आया था? कैपिटल डी। ये बहुत इंपॉर्टेंट रिलेशन है आपका XD/D। फिर हमने क्या किया था, nth ब्राइट फ्रिंज और n+1th ब्राइट फ्रिंज निकाल के डिफरेंस निकाला था। बीटा कितना आ गया था? फ्रिंज विड्थ इज लैम्डा डी बाई डी। अब आप मुझे बताएं, अगर सेम एक्सपेरिमेंट, ये जो एक्सपेरिमेंट हमने कंडक्ट किया है ये एयर में है, अगर सेम एक्सपेरिमेंट को आप म्यू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के मीडियम में करते हैं तो फ्रिंज विड्थ पे क्या फर्क पड़ेगा? आप सवाल लिख लें सवाल के फॉर्म में। व्हाट विल बी इफेक्ट ऑन फ्रिंज विड्थ, व्हाट विल बी या हाउ फ्रिंज विड्थ विल बी अफेक्टेड when YDSC experiment is conducted in a medium of refractive index mu। म्यू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स में फ्रिंज विड्थ पे क्या फर्क पड़ेगा, बीटा पे क्या फर्क पड़ेगा? ये शीट जिसको नहीं मिली है ले लें एक बार, जो बाद में आए हैं। किस किसको, कौन कौन आया बाद में असाइनमेंट? पास करना मुझे इधर कोई, सबकी हो गई? आपके क्या मीडियम चेंज होने पे वेवलेंथ चेंज होती है? होती है। वही आपका हिंट है, क्योंकि स्मॉल डी और कैपिटल डी तो सेम रहेंगे। लैम्डा आपको देखना है क्या होगा, बताएं लैम्डा बढ़ेगा ही घटेगा? देख लेते हैं एक बार। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज डिफाइंड एज स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम टू स्पीड ऑफ लाइट इन गिवन मीडियम। स्पीड ऑफ लाइट इन गिवन मीडियम इज लैम्डा अपॉन टाइम पीरियड, या फिर सी लैम्डा न्यू फ्रीक्वेंसी। ठीक है, अब यहां पे आप देखें, अगर इस लैम्डा को मैं यहां ले आऊं, म्यू इंटू लैम्डा इक्वल टू सी न्यू, ये हो गया आपका। सी आपका यूनिवर्सल कांस्टेंट है और एक गिवन लाइट के लिए फ्रीक्वेंसी सेम रहती है जब आपका मीडियम चेंज होता है। तो मीडियम चेंज होने पे ये दोनों चीजें नहीं बदलेंगी। इसका मतलब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स और वेवलेंथ का प्रोडक्ट सेम रहेगा। पहले आपका जो एक्सपेरिमेंट है वो एयर में हो रहा था तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1 था, वेवलेंथ लैम्डा थी। अब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू है तो लैम्डा डैश आपकी हो गई, लैम्डा डैश इज लैम्डा बाय म्यू। आप यहां पुट करेंगे तो बीटा डैश विल बी लैम्डा डी बाय डी म्यू या बीटा बाय म्यू। जो नई फ्रिंज विड्थ आएगी वो बीटा डिवाइडेड बाय रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आएगी। देख ले आराम से। ठीक है मंशु? हाँ जी यशस्वी। देखें आप, मैं कह रहा हूं कि आपने सिंपल सा रिलेशन लिखा है ये। यहाँ पे सी तो यूनिवर्सल कांस्टेंट है और जो फ्रीक्वेंसी होती है लाइट की वो मीडियम चेंज होने पे नहीं बदलती है। इट इज इंट्रिंसिक और मोर फंडामेंटल प्रॉपर्टी। तो आपका म्यू और लैम्डा का प्रोडक्ट कांस्टेंट रहेगा। जब ये एक्सपेरिमेंट आप एयर में कंडक्ट कर रहे थे तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1 था, वेवलेंथ लैम्डा थी। अब जब आप रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू है तो आपका वेवलेंथ बदलेगा, लैम्डा डैश होगा। तो लैम्डा डैश इज लैम्डा बाय म्यू। उस लैम्डा डैश को आपने बीटा डैश निकालने के लिए यूज किया तो बीटा बाय म्यू बन गया। हाँ जी ठीक है दीपांशी, हाँ जी। अब ये बताएं, ये जो बीटा डैश है क्या ये बीटा से छोटा होगा कि बड़ा होगा? छोटा होगा। क्यों होगा छोटा? क्योंकि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो होता है हमेशा एक से बड़ा होता है। एक से बड़ा होगा तो क्वांटिटी घट जाएगी। इसका मतलब जो आपका पैटर्न बन रहा है अल्टरनेट डार्क फ्रिंजेस का वो श्रिंक हो जाएगा। क्योंकि बीटा घट गया तो पैटर्न श्रिंक हो जाएगा। आप लिख लें
कि पैटर्न, द फ्रिंज पैटर्न विल श्रिंक एंड साइज या फ्रिंज विड्थ विल डिक्रीज। हाँ जी, लिख लिया सबने? बीटा डैश आपका आ गया। अच्छा, इसमें एक चीज और निकाल सकते हैं। अगर मैं पूछूं पोजीशन ऑफ nth ब्राइट स्पॉट, यहां से आपका जो nth ब्राइट स्पॉट है वो xn कितना आता है? हमने कर रखा है, आप पन्ने पलटेंगे तो बताएं। xn comes out to be, हाँ जी आप बताएंगे बार क्या करें। xn ऐसा, ठीक है। अगर ये ब्राइट स्पॉट है तो डेल्टा एक्स कितना होगा? ये तो आपने बताया जनरल पोजीशन किसी की भी। अगर ये मैंने nth ब्राइट स्पॉट बोला है तो डेल्टा एक्स कितना आएगा? n लैम्डा। तो जो nth ब्राइट स्पॉट है सेंटर से उसका डिस्टेंस आप बोलेंगे n डी डी लैम्डा बाय स्मॉल डी। ये nth ब्राइट स्पॉट की पोजीशन है। अगर मैं पूछूं पोजीशन ऑफ nth डार्क स्पॉट, ये बताएं कैसे निकालेंगे? ये समझ में आया ना? ये हमने कल किया ही था वैसे। हाँ जी, सेंटर से, सेंटर से बना रखी एक्स एन था आपका। ये nth ब्राइट स्पॉट की पोजीशन थी, आपको निकालनी है nth डार्क स्पॉट की पोजीशन। क्या डेल्टा एक्स को मैं 2n-1 लैम्डा बाई 2 लिख दूं? तो यहां पे एक्स एन आपका हो जाएगा, वहां पे n लैम्डा की जगह 2n-1 बाय 2 डी लैम्डा बाय डी। अगर आपको ये ऐसे समझ में नहीं तो आप देखिए कैसे इसको। ये आपका ब्राइट स्पॉट है, पहला डार्क स्पॉट जहां पे आएगा वहां पे S1P S2P के बीच में पाथ डिफरेंस कितना आएगा? लैम्डा बाय 2। जो पहला यहाँ पे डार्क स्पॉट, डार्क की बात कर रहा हूं, डार्क स्पॉट में लैम्डा बाय 2 आएगा। दूसरे में, दूसरे डार्क स्पॉट में 3 लैम्डा बाय 2, 5 लैम्डा बाय 2। तो आप जो ये डेल्टा एक्स इस केस में यूज कर रहे हैं, डेल्टा एक्स इन दिस केस 2n-1 लैम्डा बाय 2, यहाँ पे आप n को 1 से शुरू करिए। 1 से शुरू करेंगे तो पहला क्या आया? लैम्डा बाय 2। n1 मीन्स फर्स्ट डार्क स्पॉट, फर्स्ट डार्क स्पॉट का यहाँ पे लैम्डा बाय 2 आ जाएगा। 2 पुट करेंगे तो आपका 3/2 आ जाएगा, 5/2 आ जाएगा। तो ये एक्सप्रेशन आपका डेल्टा एक्स का है। जब आपको nth डार्क स्पॉट निकालना है, इसी डेल्टा एक्स को आप यहां पुट करिए, यहां पुट करेंगे तो आपका एक्सप्रेशन ये बनेगा। ठीक है, ये आपकी लीनियर पोजीशंस हैं nth डार्क और ब्राइट स्पॉट की। अब आप निकालें एंगुलर पोजीशंस। उसका मतलब क्या है? जैसे यहां पे ये अगर nth ब्राइट स्पॉट है, तो अगर मैं सेंटर से एक लाइन ड्रॉ करूं तो दिस एंगल इज थीटा n।
एंगुलर पोजीशन ऑफ nth मैक्सिमा, यहां पे हमने ऑलरेडी डिसाइड कर रखा है कि d बहुत बड़ा है और x उसकी तुलना में बहुत छोटा है, तो थीटा बहुत छोटा होगा। तो आप जैसे वहां पे लिखा है पोजीशन ऑफ nth ब्राइट स्पॉट, यहां पे आप लिखें एंगुलर पोजीशन ऑफ nth ब्राइट स्पॉट। आपको nth ब्राइट स्पॉट का xn पता है, ये रहा। अगर थीटा n निकालना है, थीटा n विल बी इक्वल टू tan थीटा n, बिकॉज एंगल इज वेरी स्मॉल। तो थीटा n निकालने के लिए आप यूज करेंगे tan थीटा n, और इस केस में tan थीटा n क्या होगा, xn अपॉन डी। xn यहां पे दे रखा है, अपॉन डी करेंगे, xn बाय डी, ये आपका आ जाएगा n लैम्डा बाय डी। इसके बाद आप निकालें nth ब्राइट स्पॉट का एंगुलर पोजीशन। एंगुलर पोजीशन ऑफ nth डार्क स्पॉट। डार्क स्पॉट में यहां पे जब एक्स एन लिखेंगे तो आप डी बाई डी और डेल्टा एक्स विल बी 2n-1 लैम्डा बाई 2 लिखेंगे, एंड थीटा n विल बी एक्स एन बाई डी। सिंप्लीफाई करेंगे, लैम्डा बाई डी 2n-1 बाई 2। दिस इज एंगुलर पोजिशन ऑफ nth डार्क स्पॉट। हाँ जी बेटा, हम इसको जीरो काउंट करते हैं, सेंट्रल मैक्सिमम जीरो काउंट करते हैं, वहां पे 1 से शुरू होगा। बिल्कुल सिंपल सा सीक्वेंस है। अगर आपको डेल्टा एक्स समझ में आ गया है तो सारी बात वहीं से निकली है। डेल्टा एक्स में अगर कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस है तो इसको एन लैम्डा लिख देंगे, अगर डार्क स्पॉट है, डिस्ट्रक्टिव है, तो 2n-1 लैम्डा बाई 2 लिख देंगे। nth ब्राइट स्पॉट की पोजीशन निकालनी है तो xn निकाल लेंगे, ब्राइट की निकालनी है तो xn निकाल लेंगे, एंगुलर पोजीशन निकालनी है तो xn बाई डी कर देंगे। तो सारी चीजें यहीं से निकल आएंगी इन इन बातों से। ठीक है, ठीक है मान। आगे बढ़े। अगला टॉपिक आपका एप्लीकेशन ऑफ आईडीएससी है। एक एप्लीकेशन ऑफ वाईडीएससी। आपको एक ग्लास स्लैब दे रखा है, इस तरीके का ग्लास स्लैब। आपको उसका या तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालना है या उसकी थिकनेस निकालनी है। कहने का मतलब एप्लीकेशन क्या है, अगर आपको एक ग्लास स्लैब दे दिया जाए
तो YDSC एक्सपेरिमेंट आप कंडक्ट करके इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकाल सकते हैं, यदि इसकी थिकनेस पता हो तो। थिकनेस निकाल सकते हैं यदि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पता हो तो। कोई एक पैरामीटर आप निकाल सकते हैं, एक नॉन होना पड़ेगा। देखते हैं इसको कैसे यूज करते हैं। इस केस में क्या करते हैं, किसी एक रे के पाथ में हम इस स्लैब को इंट्रोड्यूस कर देते हैं। ऐसे यहां से रे जा रही थी, वो इसके थ्रू होके जाएगी अब, और यहाँ पे सीधी ऐसे जाएगी। ऐसा करने से कुछ तो चेंजेस आएंगे, उससे आप इसकी विड्थ और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकाल सकते हैं। अब इसमें आगे बढ़ने से पहले एक बहुत इंपॉर्टेंट टर्म काम में आएगा, वो है ऑप्टिकल पाथ। थोड़े अटेंटिव होके बैठेंगे, अगर कैजुअल रहेंगे तो समझ में नहीं आएगा ऑप्टिकल पाथ। आप एक बात बताएं, अगर दो एथलीट्स हैं, ये स्टार्टिंग लाइन है, फिनिशिंग लाइन है, एक एथलीट के रास्ते में यहाँ पे ऐसे पानी का कुछ तो वो पड़ा है या कीचड़ पड़ा है, और एक के पास फ्लैट वो है, आपका ट्रैक है। क्या आप इसकी और इसको कंपेयर कर सकते हैं अगर दोनों ट्रैक अलग अलग हैं? तो अगर मुझे देखना है कि दोनों में से कौन सा तेज है, तो क्या ये तरीका ठीक है दोनों को कंपेयर करने का? नहीं है, है ना? ये डेफिनेटली इसको डिफिकल्ट रहेगा, भागना पानी है बीच में। तो सिमिलरली अगर मैं इस केस में देखूं, जो आपका पहले यहां पे सेंट्रल पॉइंट था, वहां पे दोनों रेज का पाथ डिफरेंस 0 था। अब जब आपने ग्लास स्लैब इंट्रोड्यूस कर दिया है, क्या अब भी दोनों का पाथ सेम रहेगा? पाथ डिफरेंस 0 रहेगा? नहीं, क्योंकि अब कंपेयर करना गड़बड़ है ना। इसके पाथ में ये आ गया, अगर मैं ये कहूं कि दोनों का पाथ सेम है एग्जैक्टली, तब तो कंपेयर करना ठीक है। ठीक है, तो ऐसे केस में हम पार्टिकल्स का पाथ डिफरेंस न कैलकुलेट करके ऑप्टिकल पाथ डिफरेंस कैलकुलेट करते हैं। अभी तक हमने पाथ डिफरेंस लिया क्योंकि ऐसी चीज नहीं थी, अब ऐसी चीज आ गई है तो ऑप्टिकल पाथ डिफरेंस लेंगे। तो पहले समझना पड़ेगा कि ऑप्टिकल पाथ होता क्या है। आप डेफिनेशन लिखें पहले। इफ अ वेव ट्रेवल्स in a medium of refractive index mu, if a wave travels if a wave travels in a medium of refractive index mu for some time, full stop, the distance traveled comma, when the wave is allowed the distance traveled when the wave is allowed to travel in vacuum when the wave is allowed to travel in vacuum for the same time interval is called optical path. ऑप्टिकल पाथ समझ लें क्या मतलब इस बात का। जैसे अगर किसी रे के पाथ में एक दूसरा मीडियम आ गया, इस मीडियम में उसको ट्रेवल करने में जितना टाइम डेल्टा टी लगा, क्रॉस करने में जितना टाइम डेल्टा टी लगा, उतना ही टाइम इस रे को अगर वैक्यूम में ट्रेवल करने के लिए दे दिया जाए, तो वो जितना डिस्टेंस ट्रेवल करेगी वो आपका ऑप्टिकल पाथ होता है। दोबारा बताऊं, जितने टाइम में इसने इसको ट्रेवल किया है, उतना ही टाइम आपको वैक्यूम में दे दिया जाए, तो जितना वो पाथ चलेगा वो आपका ऑप्टिकल पाथ रहेगा। एक बार मैथमेटिक्स करते हैं इसकी। अगर इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स
म्यू था, तो आप बताएं म्यू इक्वल टू सी बाय वी होता है, तो वी कितनी हो जाएगी, वी इज इक्वल्स टू सी, वी इक्वल टू सी बाय म्यू। और यदि ये थिकनेस आपकी टी थी, तो आप बताएं डेल्टा टी कितना आएगा इस केस में, डेल्टा टी विल बी डिस्टेंस अपॉन स्पीड, डिस्टेंस इज टी, यहां पे ध्यान रखना डेल्टा टी टाइम है और टी आपकी थिकनेस है, डेल्टा टी इक्वल टू थिकनेस अपॉन स्पीड, स्पीड इज सी बाय, दोबारा देख लें, इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू है, म्यू को सी बाय वी लिखेंगे, यहां से हमने वी निकाल लिया, वी निकाल लिया, इसको क्रॉस करने में टाइम डेल्टा टी लगा और थिकनेस टी थी, तो टाइम इज इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड, इतना टाइम लगा इसको ये थिकनेस क्रॉस करने में। अगर इतना ही टाइम उसको दे दिया जाए वैक्यूम में ट्रेवल करने के लिए, तो कितना डिस्टेंस ट्रेवल करेगा, स्पीड क्या रहेगी वैक्यूम में, सी, और आपका टाइम इतना आपके पास अवेलेबल है, तो दिस डिस्टेंस ट्रेवल्ड विल बी इक्वल टू सी इंटू डेल्टा टी, और वहां पे सी नीचे है, तो ये आपका आ जाएगा म्यू टी, म्यू टी। आप सिंपली याद कर सकते हैं, हालांकि एक्सप्लेन कर दिया है, फिर भी जिस मीडियम से आपका पार्टिकल क्रॉस कर रहा है वो पाथ इनटू इट्स रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, वो आपका ऑप्टिकल पाथ कहलाएगा। लिख लें आप, ऑप्टिकल पाथ इक्वल टू, ऑप्टिकल पाथ इक्वल टू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इनटू थिकनेस ऑफ मीडियम। एक बार दोबारा देखें इसको, अगर दोनों एथलीट्स को सेम ट्रैक दिए जाते और दोनों सेम टाइम पे यहां पहुंचते, तो हम बोलते कि उनका पाथ डिफरेंस नहीं है। अगर अब एक एथलीट के पास के सामने ऐसा रास्ता था पानी वाला, तो यदि मैं ये कहूं कि जितने टाइम में इसने पानी वाला रास्ता ट्रेवल किया है इतना ही टाइम इसको ट्रैक पे दौड़ने के लिए दे दिया जाए, तो वो पाथ जब होगा तब मैं उसका एक्चुअल पाथ डिफरेंस कैलकुलेट कर पाऊंगा। ठीक है, तो आगे से जहां भी आपको पाथ डिफरेंस निकालना था, आप ऑप्टिकल पाथ डिफरेंस निकालेंगे फॉर एडिंग टू वेव्स। किसी को कुछ पूछना है तो पूछ सकते हैं। हर्ष, बात समझ में आई, थोड़ी थोड़ी आई है। हाँ जी, किसी और को पूछना है, थोड़ा सा मुश्किल तो है ये हल्का सा। तनिष्का क्लियर है, ठीक। अब इसका मतलब यहां पे पॉइंट पी पर ऑप्टिकल पाथ डिफरेंस जीरो नहीं होगा। लिखते हैं यहां का पाथ डिफरेंस एक बार, S1 और S2 ये दोनों पॉइंट्स हैं, पी पॉइंट पर इसका ऑप्टिकल पाथ डिफरेंस एक बार लिखते हैं। ये रे यहां से यहां गई और फिर यहां से यहां गई, S1P जो पाथ है उसमें से मैं एक बार टी टी थिकनेस को हटा रहा हूं, S1P माइनस टी, इतना पाथ उसने एयर में ट्रेवल किया, तो मैं पाथ के साथ में जितनी थिकनेस उसने ट्रेवल की किसी मीडियम की इनटू उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स करता हूं, तो यहां पे बस इस लेंथ को छोड़ के बाकी सारी लेंथ एयर में ट्रेवल की है, तो दिस लेंथ इनटू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1। हाँ जी, क्या करें, क्या करें दोबारा बताएं, म्यूटी, अभी अभी उस पे आऊंगा, मैं सिर्फ ये बोल रहा हूं अभी
इसका रास्ता छोड़ दें आप, बाकी सारा रास्ता उसने एयर में ट्रेवल किया है, तो ये तो वो थिकनेस हो गई, या आपकी जो रास्ता ट्रेवल किया वो हो गया, इनटू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, जिस मीडियम में ट्रेवल किया वो तो एयर है या वैक्यूम है, तो वहां पे 1 होगा, इनटू 1। क्लियर है? अब जो ये रास्ता बच गया था टी लेंथ का, टी थिकनेस का, वो आपने म्यू टी से ट्रेवल किया है। ठीक है, ये हुआ ऑप्टिकल पाथ ऑफ दिस रे एट पॉइंट पी। अब आप इसका निकालें ऑप्टिकल पाथ ऑफ दिस रे टिल पॉइंट पी, ये आपका सिंपली रहेगा एस टू पी माइनस एस टू पी, या आप एस टू पी साइड लिख लें, एस टू पी इंटू 1 और ये माइनस, ये पी पॉइंट पर ऑप्टिकल पाथ डिफरेंस आपका आ गया है। ठीक है, इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो यहां पे देखें ये आ जाएगा एस टू पी माइनस एस वन पी, और आप इसको फर्दर सोल्व करेंगे तो आपका हो गया प्लस टी और ये आपका माइनस म्यू टी, माइनस म्यू टी। वैसे एक बात बताएं, ऑप्टिकल पाथ इसका बड़ा होगा किसका बड़ा होगा? ऑप्टिकल पाथ, हाँ जी, S1P का बड़ा होगा ना, तो आप S1P में से SP2 हटाएंगे तो बेटर रहेगा, क्योंकि वो आपका मैग्नीट्यूड निकलेगा। फिर S2P यहां कर दें तो ये आपका S1P S2P और ये म्यू टी -1 आ जाएगा, ये प्लस हो जाएगा, ये माइनस आ जाएगा। अब ये पॉजिटिव नंबर आएगा बेसिकली, इक्वल टू में आपका पाथ डिफरेंस, ऑप्टिकल पाथ डिफरेंस, ऑप्टिकल पाथ डिफरेंस एट पॉइंट P डेल्टा X कम्स आउट टू बी दिस। यहां पे S1P S2P बराबर है, क्योंकि सिंपल पाथ तो बराबर है ना आपका, तो ये हो गया आपका P कॉमन म्यू -1, दिस इज ऑप्टिकल पाथ डिफरेंस एट पॉइंट P। जब ये यहां पर नहीं था तो आपका पाथ डिफरेंस 0 था उस पॉइंट पे, सेंट्रल पे। अब आपका पाथ डिफरेंस 0 नहीं है, कुछ पॉजिटिव है। अब मैं एक ऐसा पॉइंट Q ढूंढना चाह रहा हूं जहां पे ऑप्टिकल पाथ डिफरेंस 0 आ जाए। सब लोग सुनेंगे ध्यान से, मैं एक ऐसा पॉइंट Q ढूंढना चाह रहा हूं जहां पर ऑप्टिकल पाथ डिफरेंस 0 आ जाए। वो पॉइंट इससे ऊपर की तरफ होगा या नीचे की तरफ होगा, ये आपको बताना है। ऊपर होगा, कैसे पता लगा? डेफिनेटली देखो आप, ये वाला ज्यादा ऑप्टिकल पाथ ट्रेवल कर रहा है, तो अगर मैं इसको ऊपर लेके जाऊंगा तो आपका S2P बड़ा होना लगेगा। S2P जितना बड़ा हो जाएगा S1P से, वो उस वाले इंक्रीज को कंपनसेट कर देगा। तो देयर फॉर एट सम पॉइंट Q अपवर्ड साइड आपका नेट ऑप्टिकल पाथ 0 हो सकता है। ठीक है, तो यहां पे जैसे आपने ये लिखा, आप एक पॉइंट एट पॉइंट Q ऑप्टिकल पाथ डिफरेंस इज 0। मैं यहां पे ड्रॉ कर रहा हूं वो पॉइंट Q, सेंटर के ऊपर कहीं, तो यहां पे Q यहाँ पे स्लैब के कारण इसका ऑप्टिकल पाथ बढ़ गया था, लेकिन वहां पे उसका एक्चुअल पाथ के कारण ही वो पाथ बढ़ गया है। तो दोनों 0 हो सकते हैं, दोनों बराबर हो सकते हैं। तो इसका ऑप्टिकल पाथ और इसका ऑप्टिकल पाथ यहां बराबर रहेगा। हाँ जी, अगर ऑप्टिकल पाथ बराबर रहेगा तो आप यहां पे लिखें
S1P माइनस टी इंटू 1 प्लस म्यू टी इक्वल टू S2P, दैट्स इट। अगर ये दोनों पाथ बराबर रहेंगे, आप इस वाले टर्म को उस साइड ले आए और ये हो जाएगा टी कॉमन म्यू माइनस 1 S2P माइनस S1P। S2P माइनस S1P, ये वाला पाथ डिफरेंस आपने पहले निकाल रखा है ऑलरेडी। बताएं कितना आया था? S2P माइनस S1P आपने पहले निकाल रखा है। x dy डी x स्मॉल डी, ठीक है। अगर हमें समहाउ पता लग जाए कि आपका जो सेंट्रल मैक्सिमा था वो कितनी ऊपर शिफ्ट हो गया, अगर ये x मैं एक्सपेरिमेंटली फाइंड आउट कर सकूं, d और d पता है, दो वेरिएबल बच गए म्यू और t। अगर म्यू पता होगा तो t निकाल लूंगा, t पता होगा तो म्यू निकाल लूंगा। तो आप इसके दो ऑब्जर्वेशन लिखें आप। पहली बात तो नाउ सेंट्रल मैक्सिमा विल नॉट बी ऑब्जर्व एट सेंटर। पहली बात, सेंट्रल मैक्सिमा विल नॉट बी ऑब्जर्व्ड एट सेंटर। हाँ, सेंट्रल मैक्सिमा जो था आपका, सेंट्रल मैक्सिमा के ब्रैकेट में लिख दें जिस जहां पर ऑप्टिकल पाथ डिफरेंस 0 होता है। सेंट्रल मैक्सिमा विल नॉट बी ऑब्जर्व्ड एट सेंटर। कहने का मतलब, पहले आप इस P पॉइंट पर सेंट्रल मैक्सिमा आपको मिल रहा था, आपका ऑप्टिकल पाथ डिफरेंस 0 था, अब इस पॉइंट पे 0 नहीं है। और अगला पॉइंट लिखें, सेंट्रल मैक्सिमा विल शिफ्ट towards that side where slab has been introduced, where slab has been introduced। जहां पे स्लैब को इंट्रोड्यूस किया गया है उस साइड आपका सेंट्रल मैक्सिमा शिफ्ट करेगा। एक बार कंक्लूड कर रहा हूं तो पूरी बात को। हमने इसमें क्या किया, एक स्लैब इंट्रोड्यूस किया, स्लैब इंट्रोड्यूस करने से हमने ऑप्टिकल पाथ को डिफाइन किया। ऑप्टिकल पाथ डिफाइन करने के बाद पता लगा कि P पॉइंट पर ऑप्टिकल पाथ डिफरेंस 0 नहीं हो रहा, ऊपर जाके कहीं पे होगा। तो दो कंक्लूजन लास्ट क्या हुए कि सेंटर पे सेंट्रल मैक्सिमा नहीं होगा, ऊपर शिफ्ट होगा, तो आपका पूरा फ्रिंज पैटर्न है वो ऊपर की तरफ शिफ्ट हो जाएगा। होल फ्रिंज पैटर्न विल शिफ्ट अपसाइड। ये भी आप लिखना चाहें तो, होल फ्रिंज पैटर्न विल शिफ्ट अपसाइड। हाँ हाँ, आई वो सब सेम रहेगा, उसमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा। यहां पे ये x क्या है, विवेक बताएं ये x क्या है? हाँ, डिस्टेंस ऑफ सेंट्रल मैक्सिमा फ्रॉम प्रीवियस सेंटर। डिस्टेंस ऑफ न्यू सेंट्रल मैक्सिमा फ्रॉम प्रीवियस सेंटर। जो प्रीवियस सेंटर था उससे आपकी कितनी डिस्टेंस हो गई, वो है x। और d तो वही आपका ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, और t थिकनेस है। t को ध्यान से लिखना, t आपकी टाइम नहीं है, थिकनेस है यहाँ पे। एक पॉइंट और नोट करना चाहें तो न्यूमेरिकल्स में काम आएगा। कई बार वो बोलता है कि बाय इंट्रोड्यूसिंग दिस
this slit, your pattern shift by 1 fringe width. या मैं दोबारा बोल रहा हूं, आप लाइन लिख लें. If fringe pattern shifts by n fringe width, capital N, if fringe pattern shifts by n fringe widths, then this expression will become P mu minus 1 equal to n fringe width shift होने का मतलब है n बीटा, तो x इक्वल टू n बीटा हो जाएगा. यहां पे आप इस केस में x इक्वल टू n बीटा यूज कर लेंगे, तो आप x n बीटा इज लैम्डा d बाई डी, साथ में आपका आ गया d बाई डी, ये कटेगा t म्यू माइनस 1 इक्वल टू दोबारा बता रहा हूं क्या मतलब इस बात का. बेसिक यहीं तक है आपका. यहाँ पे सारी चीजों आपको मतलब पता होना चाहिए. अगर वो बोल रहा है अगर वो जो पैटर्न शिफ्ट हुआ है वो n फ्रिंज विड्थ से शिफ्ट हो जाए, कहने का मतलब है आपकी चार पैटर्न ऊपर शिफ्ट हो गया है. तो अगर 4 पैटर्न शिफ्ट हो गया है तो x की वैल्यू कितना होगी 4 बीटा. यहाँ पे आपका n शिफ्ट हुआ है तो n बीटा हो गया. x इक्वल टू n बीटा, बीटा की वैल्यू पुट कर दिया आपने, तो आपका ये आसान सा एक्सप्रेशन बन जाएगा. जितनी फ्रिंज ऊपर शिफ्ट हो गया उतने लैम्डा बराबर होंगे t इंटू म्यू माइनस 1 के. ये किसी आपके न्यूमेरिकल में काम आ जाएगा. ठीक है, सवाल लिखें एक आध. अब हम 1 या 2 दिन YDSC के सवाल ही करेंगे सारे, आज कल भी और शायद परसों. लिखें आप सवाल. if two waves are represented by 4 sin omega t and y equal to 3 sin omega t plus pi by 3 interfere at a point find out the amplitude of resulting wave. नहीं, एम्पलीट्यूड पूछा है. नहीं, 6 आंसर आया इसका. 6, ऑलमोस्ट 6. एग्जैक्ट तो नहीं है, ऑलमोस्ट. कल हमने देखा था अगर दोनों का एम्पलीट्यूड अलग अलग है तो हम कैसे करते हैं, 2 वेक्टर्स को ऐड करते हैं पहले. तो एक वेक्टर का मैग्नीट्यूड 4 है, एक का 3 है, और आपका फेज डिफरेंस पाई बाय 3 का है. तो आप बोलेंगे a स्क्वायर रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड इक्वल टू a1 स्क्वायर प्लस a2 स्क्वायर प्लस 2 a1 a2 cos फाइव. a1 कितना है यहाँ पे 4 का स्क्वायर 16 प्लस 9 प्लस 2 इंटू 4 इंटू 3 cos 60 डिग्री. ये 25 हो गया, और वो आपका 4 या 12
37a² आ गया। आपको निकालना है एम्पलीट्यूड, तो इसका अंडर रूट लगभग 6 आ गया, 6 यूनिट्स। हाँ जी ठीक है, अगला लिखें। टू बीम्स ऑफ लाइट, two beams of light having intensities I and 4I. Two beams of light having intensities I and 4I interfere to produce a fringe pattern on a screen. Interfere to produce a fringe pattern on a screen. Full stop. The phase difference between the beam is pi by 2. The phase difference between the beam is pi by 2 at point A. ए पॉइंट पर दोनों के बीच का फेज डिफरेंस पाई बाय 2 है, एंड 2 पाई एट अ पॉइंट बी, 2 पाई एट अ पॉइंट बी। फुल स्टॉप। देन फाइंड आउट डिफरेंस बिटवीन resultant intensities of resultant intensities at A and B. Find out difference between resultant intensities at A and B. आपकी दो वेव्स हैं, एक की इंटेंसिटी आई है, एक की 4i है। जब वो ए पॉइंट पे इंटरफेयर करती हैं तो उनका फेज डिफरेंस पाई बाय 2 है, और किसी बी पॉइंट पे करती हैं तो 2 पाई है। इस केस में आपको रिजल्टेंट इंटेंसिटी निकालनी है, और इस केस में भी रिजल्टेंट इंटेंसिटी निकालनी है। उनका आपको आई ए और आई बी का डिफरेंस निकालना है। ये सवाल है, ये सवाल है। इंटेंसिटीज आपकी दो हैं, आई और 4i। ए पॉइंट पे फेज डिफरेंस पाई बाय 2 है, बी पे 2 पाई है। आपको निकालना है डिफरेंस इन रिजल्टेंट इंटेंसिटीज एट पॉइंट ए एंड बी। 4i इज करेक्ट आंसर। हाँ जी, बताना है कि आ गया, बता दें। आई इज इक्वल्स टू I1 I2 2 रूट I1 I2 कोस फाई। अगर मैं इंटेंसिटी एट ए की बात करूं तो I प्लस 4i कोस फाई कितना है, 90 डिग्री, जीरो हो जाएगा, तो 5i आ गया। इंटेंसिटी एट बी I प्लस 4i और 2 पाई है आपका, 2 पाई कितना होता है, कोस, कोस 2 पाई 1 होता है, 1 होता है। तो ये 2 रूट आई और रूट 4i, यहां से रूट आई बन जाएगा, और 4 का रूट 2 हो जाएगा, तो 4i वहां पे आ जाएगा। आई प्लस 4i इज इक्वल्स टू 9i। डिफरेंस कितना आ गया इन दोनों का, 4i। डिफरेंस ऑफ इंटेंसिटीज एट ए एंड बी इज 4i। आई बी माइनस आई ए इज 4i। ये आपका आंसर। अगला सवाल लिखें। लिखें, इन एन इंटरफेरेंस पैटर्न, in an interference pattern the slit width
in an interference pattern the slit widths are in ratio 1:9। जो आपकी स्लिट की ओपनिंग है अभी तक हमने वो सेम ली थी, अगर वो अलग अलग रहेगी तो आपकी इंटेंसिटी अलग अलग होगी। सुन लो, इन एन इंटरफेरेंस पैटर्न स्लिट विड्स आर इन द रेशियो ऑफ 1:9, फुल स्टॉप। देन फाइंड आउट रेशियो ऑफ मिनिमम एंड मैक्सिमम इंटेंसिटी। मिनिमम और मैक्सिमम इंटेंसिटी का रेशियो आपको निकालना है। यहाँ पे जो नया कॉन्सेप्ट लगेगा जो मैंने नहीं लिखवाया है वो क्या है, आपकी इंटेंसिटी जो है वेव की, इंटेंसिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू विड्थ ऑफ द स्लिट। आपकी इंटेंसिटी विड्थ के प्रोपोर्शनल रहेगी। कितना आ गया, 1:2? नहीं, 1:9 तो आपका इंटेंसिटी का रेशियो है, इंडिविजुअल इंटेंसिटी I1 I2 का। निकालना क्या है, रेशियो ऑफ मिनिमम एंड मैक्सिमम इंटेंसिटी। I1/I2 इज 1/9। फाइनल आंसर कितना है, 12। 1:4 आया है। हाँ, रेशियो था। हाँ जी, कैसे करेंगे, नहीं पता लग रहा? आप बताएं, अगर इंटेंसिटी डिफरेंट है तो एम्पलीट्यूड सेम होगा क्या, डिफरेंट होगा? देख लें आप, I1:I2 इज गिवन एज 1:9 या 1:9। तो क्या यहां से आप निकाल सकते हैं I2 इज 9 I1। आपको रेशियो किसका निकालना है, I min इज टू I max। हाँ जी, तो ये क्या होता है, √I1 माइनस √I2 का स्क्वायर अपॉन √I1 प्लस √I2 का स्क्वायर। यहां पे आप सिंपली I2 को रिप्लेस कर दें √9 I1 से, ये आपका आ जाएगा √I1 और I2 की वैल्यू हो जाएगी -3 √I1 का स्क्वायर, और यहां पे आ जाएगा √I1 और 3 √I1 का स्क्वायर। ऊपर कितना बन गया, 1 माइनस 3 का मतलब 2 बन गया, 2 का स्क्वायर 4 हो गया। I1 √I1 कॉमन लेंगे, ऊपर नीचे कट जाएगा, ये आपका हो गया 1 + 3 4, 4 का स्क्वायर 16। 1:4 इज योर करेक्ट आंसर। ठीक है, इतना ही करते हैं आज।